जय हिंद। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का आज हमारा 155वां लेक्चर है। आज के सेशन में हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे नेशनलिस्ट क्रिटिक्यू ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में। कॉलोनियल इकोनॉमी को नेशनलिस्ट लीडर्स ने किस तरीके से क्रिटिसाइज किया, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। इनिशियल फेज में जब ब्रिटिश रूल ने इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म करने की शुरुआत की, तो हमारे जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने ब्रिटिश रूल को सपोर्ट किया। हमारे अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने ब्रिटिश रूल को सपोर्ट क्यों किया? बिकॉज अर्ली इंटेलेक्चुअल्स को ये लग रहा था कि हमारी कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्ली इंटेलेक्चुअल्स को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स अपने साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। अर्ली इंटेलेक्चुअल्स को लग रहा था कि ब्रिटिशर्स अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे और हमारे इकोनॉमी को डेवलप करेंगे एज अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और इससे हमारी कंट्री का मॉडर्नाइजेशन होगा, इससे हमारी कंट्री डेवलप करेगी। और इस वजह से ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इनिशियल फेज में, ये फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करेंगे। लेकिन 1860s आते आते ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इकोनॉमिकली, ये पॉलिटिकली थोड़ा कॉन्शियस होने की शुरुआत करेंगे। और जब ये कॉन्शियस होंगे तो फिर ये इंक्वायर करेंगे, तो फिर ये चेक करेंगे, तो फिर ये देखेंगे दैट व्हाट इज द रियलिटी ऑफ ब्रिटिश रूल। और फिर इनको समझ में आएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो हर तरीके से हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमें ऑप्रेस कर रहे हैं। बहुत सिंपल। इनिशियल फेज में अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने ब्रिटिश रूल को सपोर्ट किया बिकॉज उनको लग रहा था कि कंट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए ब्रिटिश रूल जरूरी है। लेकिन 1860s आते आते ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये इकोनॉमिकली, ये पॉलिटिकली थोड़ा कॉन्शियस होने लगेंगे। और कॉन्शियस होके जब ये चीज़ों को देखेंगे, जब ये ब्रिटिश रूल को इंक्वायर करेंगे, तब इनको समझ में आएगा कि जो ब्रिटिश रूल है ये हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। इनिशियल फेज में इकोनॉमिक एनालिसिस की अगर बात करें तो वो फॉरमोस्ट लीडर्स जिन्होंने इस कॉलोनियल इकोनॉमी को एनालाइज किया, उनमें एक प्रोमिनेंट नाम है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, इन्होंने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अपनी इस किताब में दादा भाई नेहरू जी ने बात की थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन की। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन क्या है, इसके बारे में अगले ही स्लाइड में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, इनिशियल फेज में जिन लीडर्स ने इकोनॉमिक एनालिसिस को प्रेजेंट किया, उनमें एक प्रोमिनेंट नाम है दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी ने एक किताब लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और अपनी इस किताब में दादा भाई नेहरू जी बात करेंगे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। दादा भाई नेहरू जी के अलावा जस्टिस एम जी रानाडे, जी के गोखले, आरसी दत्त, आरसी दत्त ने भी एक किताब लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आरसी दत्त के अलावा जी सुब्रमण्यम अय्यर और पृथ्वीश चंद्र रे, ये वो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इनिशियल फेज के, जिन्होंने इकोनॉमिक एनालिसिस को प्रेजेंट किया, जिन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक्यू को प्रेजेंट किया। और ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये क्या कहेंगे? दैट द एसेंस ऑफ 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म ले इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बताएंगे कि ये जो ब्रिटिश रूल है हमारे कंट्री के इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एज अ सप्लायर ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल्स। सोचो, हमारी कंट्री एग्रीकल्चर डोमिनेंट कंट्री है और उसको फूड स्टफ्स के सप्लायर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। उस कंट्री को जहां से दुनिया भर के मार्केट्स में फिनिश्ड गुड्स तैयार होके जाते थे, उसको अब रॉ मटेरियल्स के सप्लायर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इन अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने बताया कि हमारे इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एज अ मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरर्स। वो इकोनॉमी जहां से फिनिश्ड गुड्स दुनिया भर के मार्केट्स में जाया करते थे, उसको खुद अब मार्केट के तौर पर ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इन अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने बताया कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है एज अ फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल, कि यहाँ पे ब्रिटिश कैपिटल को बहुत इजीली इन्वेस्ट किया जा सके।
और इन्वेस्ट करने के पीछे रीजन ये नहीं है कि इंडिया का कुछ फायदा हो, इन्वेस्ट करने के पीछे रीजन ये है कि इंडिया में लंबे चौड़े प्रॉफिट्स हैं। एक तो चीप लेबर है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, लंबा चौड़ा मार्केट है, और जो बड़ी चीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही थी। तो लंबे चौड़े प्रॉफिट्स को जनरेट करने के लिए इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था एज अ फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल। बेसिकली ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे, इन्होंने बताया कि हमारे इंडियन इकोनॉमी को, जो कि कल तक प्रॉस्परस हुआ करती थी, उसको कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, उसको कॉलोनियल इंटरेस्ट के हिसाब से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। और ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, इन्होंने क्रिटिसिज्म करने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एजिटेशंस को ऑर्गेनाइज करने की शुरुआत की। इन्होंने कहने की शुरुआत की कि ये जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इसको पूरे तरीके से अलग करो फ्रॉम ब्रिटेन। इन्होंने डिमांड करने की शुरुआत की कि अब हमें हमारे इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट इकोनॉमी के तौर पर डेवलप करने की जरूरत है, बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज। और देखो, ये 1860s में बातचीत हो रही है, बहुत इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज में ब्रिटिश रूल के सामने इतना भी बोलना, इतना भी चीजों को समझना अपने आप में बड़ी बात थी। बिकॉज ये जो इनिशियल क्रिटिसिज्म है, इसके बाद ही लोग थोड़ा थोड़ा यूनाइट होने लगेंगे, लोग थोड़ा थोड़ा ब्रिटिशर्स की रियलिटी को समझने लगेंगे, और फिर धीरे धीरे इसी पे बिल्ड किया जाएगा, कांग्रेस फॉर्म होगी, नेशनल मूवमेंट हमारा खड़ा होगा। तो ये जो इनिशियल फेज में किया गया, इसकी बेहद इंपॉर्टेंस है। अच्छा, हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, यहां पे बात की गई है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक ड्रेन का मतलब क्या होता है। देखो, दादा भाई नेहरू क्या कह रहे थे कि जितना भी हमारा नेशनल प्रोडक्ट है, वो काम आना चाहिए हमारे सिटीजन्स के लिए, वो काम आना चाहिए इंडियंस के लिए, वो काम आना चाहिए इंडियंस के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन में दादा भाई नेहरू ये कह रहे थे कि हमारे नेशनल प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन जो है, उसको ड्रेन अवे किया जा रहा है टू ब्रिटेन फॉर पॉलिटिकल रीजंस। हमारे नेशनल प्रोडक्ट का कुछ पोर्शन जो है, उसे ब्रिटेन ले जाया जा रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस। बेसिकली हमें उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, उस पैसे को, उस प्रोडक्ट को ब्रिटेन लेके जाया जा रहा है, और इंडिया को उससे जो फायदा होना चाहिए, इंडिया को जो इकोनॉमिक एडवांटेज उससे मिलना चाहिए, वो एडवांटेज इंडिया को नहीं मिल रहा है। दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि ये जो इकोनॉमिक ड्रेन है, इसके मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं। मेजर कंपोनेंट्स के तौर पर उन्होंने बात की कि जो सैलरीज दी जा रही हैं, ये जो पेंशन्स दी जा रही हैं। दादा भाई नेहरू जी कह रहे थे कि आपने इतने सारे इंग्लिश ऑफिशियल्स को इंडिया में भर्ती किया हुआ है। ये जो इंग्लिश ऑफिशियल्स हैं, ये लंबी चौड़ी सैलरी चार्ज करते हैं, इनकी लंबी चौड़ी पेंशन होती है। अब आप सैलरी दोगे, पेंशन दोगे, तो ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा ब्रिटेन। इंडिया का पैसा ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन में प्रोडक्टिव हो जाएगा। जो पैसा इंडिया के काम आना चाहिए था, अब वो इंडिया के काम नहीं आ रहा है। इसी ड्रेन के कंपोनेंट के तौर पे दादा भाई नेहरू जी ने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड। इंडिया की गवर्नमेंट, जो कि ब्रिटिशर्स के हाथ में थी, वो जो लोन्स ले रही है अब्रॉड से, उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है, उसकी वजह से भी इंडिया का पैसा बढ़ जाता है। वो पैसा जो कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम आना चाहिए, अब वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम नहीं आ रहा है। प्रॉफिट्स ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इंडिया, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में किए जा रहे थे, उन पर जो प्रॉफिट जनरेट किया जा रहा था, वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक ड्रेन था। और इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि आपने फेयर फील्ड क्रिएट नहीं किया है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, वो ब्रिटिशर्स को फेवर कर रही हैं, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को फेवर करेंगी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ब्रिटिशर्स को खूब सारा प्रॉफिट होगा। हाँ, अगर ऐसा हो कि फेयर फील्ड है, कोई भी आओ, कोई भी इन्वेस्ट करो, सबको बराबर ट्रीट किया जाएगा, तो अलग बात हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अनफेयर था कंपटीशन, तो इसकी वजह से भी जो पैसा बाहर जा रहा था, वो भी इकोनॉमिक ड्रेन था। स्टोर्स परचेज्ड इन ब्रिटेन फॉर सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स। देखो, सिविल ऑफिशियल्स
मिलिट्री ऑफिशियल्स इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडिया का मैनेजमेंट देखेंगे, लेकिन उनके लिए जो स्टोर्स हैं वो कहां पे परचेज किए गए हैं? वो परचेज किए गए हैं ब्रिटेन में। उन स्टोर्स में जो भी पैसा लगेगा वो कहां से लगेगा? वो इंडिया का पैसा लगेगा। ब्रिटेन में चीजें डेवलप हो रही हैं, पैसा कहां का लग रहा है? इंडिया का पैसा लग रहा है। जबकि इंडिया का पैसा कहां पे लगना चाहिए था? इंडिया में लगना चाहिए था। पेमेंट्स फॉर शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ये जो शिपिंग है, ये जो बैंकिंग है, ये जो इंश्योरेंस सर्विस है, जो कि ऑलमोस्ट हर तरीके से ब्रिटिशर्स के लिए फायदेमंद थी, उनके लिए पेमेंट हो रहा है, लेकिन पैसा कहां से दिया जा रहा है? इंडिया से पैसा दिया जा रहा है। दादा भाई नेहरू जी ये कह रहे थे कि ये जो पैसा है, ये जो नेशनल प्रोडक्ट है, ये अल्टीमेटली इंडिया के डेवलपमेंट के लिए काम आना चाहिए, ये हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आना चाहिए, ये हमारे मॉडर्नाइजेशन के लिए काम आना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स हमें कुछ इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये पैसा हमारे काम ना आने की बजाय ब्रिटिशर्स के काम आ रहा है, ब्रिटेन के काम आ रहा है। और इसी को बोला जाता है थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन। बहुत सिंपल, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखो, हमने क्या बात की? हमने बात ही की कि इनिशियल फेज में ये जो हमारे लीडर्स हैं, इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक्यू प्रेजेंट किया, जैसे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन की बातचीत की गई है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और इन्होंने ये भी बताया कि अब हमारी डिमांड्स क्या हैं, अब हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। ये जो नेशनल क्रिटिक्यू प्रेजेंट किया गया, इसी में बताया गया कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, दे आर मेकिंग इंडिया पुअर। अर्ली इंटेलेक्चुअल्स का बेसिक असर्शन ही यही था, बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था कि जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, ये धीरे धीरे इंडिया को पुअर बना रही हैं, ये धीरे धीरे इंडिया को गरीब बना रही हैं, ये धीरे धीरे इंडिया के पैसे को बाहर की तरफ लेके जा रही हैं। इन अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने आर्ग्यू किया कि जो इंडिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आज की डेट में ब्रिटिश रूल में देखने को मिल रही है, इट इज मैन मेड। बिकॉज जब एनालाइज किया गया तो ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको समझ में आया कि पहले हम प्रॉस्परस हुआ करते थे, सोने की चिड़िया एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें कहा जाता था, लेकिन अब ब्रिटिश रूल के अंडर जो हम बैकवर्डनेस फेस कर रहे हैं, इट इज मैन मेड, और इसको रिफॉर्म किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बात करेंगे कि भाई अगर पॉवर्टी को खत्म करना है तो जरूरत है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने की, तो जरूरत है एनर्जी ऑफ द पीपल को बढ़ाने के लिए। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स है कहेंगे कि देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, इट शुड बी बेस्ड ऑन इंडियन कैपिटल एंड नॉट ऑन फॉरेन कैपिटल। इन्वेस्टमेंट के थ्रू पैसा मत लाओ, हमारे यहाँ पे पैसा बहुत है, उस पैसे को यूज करो और उस पैसे से इंडस्ट्रियलाइजेशन करो। सवाल ये आता है कि फॉरेन कैपिटल के लिए मना क्यों कर रहे थे? बिकॉज ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको ये दिख रहा था कि जो फॉरेन कैपिटल है, ये सप्रेस कर रही है। ये बेसिकली एम ये नहीं है कि इंडिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जाए, इसका एम ये है कि किसी भी तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जाए। तो अगर हम इंडियन कैपिटल को यूज करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तो वो ट्रू सेंस में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। अदरवाइज फॉरेन कैपिटल लगा के अगर इंडस्ट्रीज लगा भी दी गई तो उनका तो इवेंचुअल एम क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। और इन अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने बताया कि ये जो सपरेशन है, इसकी वजह से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। ये जो सपरेशन है, इस इकोनॉमिक ड्रेन की वजह से ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया के ऊपर और मजबूत होता जा रहा है। भाई आप जितना ज्यादा देश को गरीब करता जाओगे, उतना ज्यादा आपका कंट्रोल मजबूत होता ही जाएगा। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्होंने पहली बार कंस्ट्रक्टिव तौर पे ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करने की शुरुआत की, लॉजिक के साथ में क्रिटिसाइज करने की शुरुआत की। दूसरा आर्गुमेंट, ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स थे, इनका ट्रेड की ग्रोथ और रेलवेज के डेवलपमेंट के अगेंस्ट में भी था। ब्रिटिशर्स का तो आर्गुमेंट ये था कि देखो फॉरेन ट्रेड अच्छी चीज है, अगर फॉरेन ट्रेड बढ़ेगी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। रेलवेज का डेवलपमेंट अच्छी चीज है, बिकॉज अगर रेलवेज डेवलप होंगी तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। ये पागल बनाने का तरीका था। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको समझ में आएगा और फिर ये बोलेंगे कि जो फॉरेन ट्रेड है, ये अनफेवरेबल है हमारे लिए, बिकॉज आपकी जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की हैं कि ब्रिटिश सिटीजन्स को उसका फायदा हो और इंडियंस को उसका नुकसान हो।
आप एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो कि अल्टीमेटली सारा नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। तो ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये बताएंगे, ये कहेंगे कि हाँ, अगर कंपटीशन फेयर हो, अगर सबके लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज एक समान हो, बराबर हो, सबको बराबर ट्रीट किया जाए, तब तो ठीक है, फॉरेन ट्रेड फेवरेबल हो सकती है। लेकिन आपने तो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है, आपने तो ये जो पॉलिसीज हैं इनको कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया हुआ है कि इसका जो अल्टीमेट एडवांटेज है वो ब्रिटिश सिटीजन्स को होता है और इसका जो अल्टीमेट नुकसान है वो इंडियंस को होता है। दूसरा, रेलवेज का जो डेवलपमेंट है, इसको भी अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि जो रेलवेज का डेवलपमेंट है वो इंडिया की इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से नहीं किया जा रहा है। इसका सोल पर्पस क्या है कि ब्रिटिशर्स का जो कमर्शियल इंटरेस्ट है उसको पुश किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। बेसिकली अर्ली इंटेलेक्चुअल्स ने ऑब्जर्व किया और ये बताया कि जो रेलवेज हैं इनको कुछ इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि ये जो ब्रिटिश गुड्स हैं ये रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री तक पहुंच सकें। इनका एम ये नहीं है कि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं ये एक्सपोज करेंगे वन वे फ्री ट्रेड को, जिसके बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। ये एक्सपोज करेंगे बायस्ड टैरिफ पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स को। इन सब के बारे में ये अर्ली इंटेलेक्चुअल्स बात करेंगे और अर्ली इंटेलेक्चुअल्स डिमांड करेंगे कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए, ये जो सॉल्ट टैक्स है इसको अबॉलिश किया जाए। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं ये बोलेंगे कि रिच मिडिल क्लास के ऊपर आप इनकम टैक्स लगाओ, आप एक्साइज ड्यूटीज लगाओ, लेकिन जो गरीब तबका है उसको बराबर से ट्रीट करो, उसके वेलफेयर के लिए कामकाज करो। ये जो अर्ली इंटेलेक्चुअल्स हैं ये आर्ग्यू करेंगे कि सरकार जितना भी एक्सपेंडिचर कर रही है वो एक्सपेंडिचर कर रही है अपनी कॉलोनियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ना कि लोगों के वेलफेयर के लिए। और अब सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। इनफैक्ट अपने एनालिसिस में ये जो अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हैं ये बताएंगे कि ये जो इकोनॉमिक ड्रेन है, ये जो पैसा बाहर जा रहा है, अगर उसको कंपेयर करें तो इट इज मोर देन टोटल लैंड रेवेन्यू। हमारे कंट्री में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितना टोटल लैंड रेवेन्यू हुआ करता था उससे ज्यादा का इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, उससे ज्यादा का नेशनल प्रोडक्ट हमारा बाहर जा रहा था। ऐसा नेशनल प्रोडक्ट जो कि हमारे काम आना चाहिए था लेकिन हमारे काम नहीं आ रहा था, ब्रिटिशर्स के काम आ रहा था। या फिर अगर कंपेयर करें तो इट वाज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू, या फिर इट वाज अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल सेविंग्स। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट इकोनॉमिक ड्रेन के तौर पे बाहर जा रहा था, कितना सारा पैसा लूट के ले गए ब्रिटिशर्स हमारे से। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो लगभग 8-9% ऑफ आवर जीडीपी इकोनॉमिक ड्रेन के तौर पे उस दौर में बाहर जा रहा था। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, आपको बेसिक मोटा मोटा आइडिया समझना है कि जो ब्रिटिशर्स हमारे इकोनॉमी को कॉलोनियल इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी और इसके सॉल्यूशंस के तौर पे नेशनलिस्ट लीडर्स ने किन किन चीज़ों की बातचीत की और वो नेशनलिस्ट लीडर्स कौन कौन थे। अगर आप इतना दिमाग में रख लोगे तो बाकी अगर कोई क्वेश्चन आ गया मेंस में तो आप फ्रेम करके आराम से लिख दोगे और प्रीलिम्स में थोड़ा बहुत काम आ सकता है। ये कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।